हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 12 फ्रिक्शन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 12 फ्रिक्शन के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये पहले इसका पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या करता है जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो वो हमेशा को रिलेटिव मोशन यानी कि मतलब हमेशा मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा ट्राई करेगा कि वो इधर की तरफ, मतलब फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा इधर की तरफ लगेगा, यानी कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। यानी कि फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी कि मोशन को अपोज करता है दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में होते हैं एक दूसरे के। देन बी पार्ट है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस। जो फ्रिक्शन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो है कि उसका वेट क्या है, यानी कि जो एरिया है वो कितना, मतलब जो इंटरलॉकिंग है वो कितनी ज़्यादा हार्डर प्रेस हुई है, यानी कि वेट पर। और नेचर पर, यानी कि जो एक सरफेस है वो कितना ज़्यादा स्मूथ है या फिर वो कितना रफ है। सरफेस कितना क्या होता है, रफ या फिर नेचर पर डिपेंड करता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो रफनेस ऑफ सरफेसेस, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो नेचर ऑफ सरफेसेस। देन सी पार्ट है आपका, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, यानी कि आपको पता होगा जब फ्रिक्शन लगता है दो मूविंग पार्ट्स में तो क्या होता है, मशीन्स में कभी कभी क्या होती है, अनवांटेड हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो फ्रिक्शन जब एक दूसरे में लगते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। देन डी पार्ट है, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन, यानी कि जब हम कैरम बोर्ड पर जब हम पाउडर को छिड़कते हैं तो उससे क्या हो जाता है, तो उससे स्टूडेंट्स कैरम बोर्ड का जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है और उससे स्मूथ सरफेस पर जो फ्रिक्शन है वो कम लगता है और जो वो गोटियाँ होती हैं जो वो होती हैं वो इजीली स्लाइड हो पाती हैं। फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। देन ई पार्ट देखते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने चैप्टर में देखा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सबसे ज़्यादा लगता है और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो उससे कम होता है और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। तो इसका सही आंसर होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, स्मॉलर या फिर लेस लिख सकते हो आप। देन आगे देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन, 4 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू rolling, static and sliding frictions in a decreasing order. Their arrangements are given below. Choose the correct arrangement. यानी कि क्या हुआ, चार बच्चों को क्या कहा गया कि आप सही ऑर्डर में लगाओ कि मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है कि कौन सा जो फ्रिक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम कौन सा होता है, फिर उससे कम कौन सा होता है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स सब बड़े से लेकर छोटे तक, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। देन दूसरा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी छोटा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। Alida runs her toy car on dry marble floor. Wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be, यानी कि एक लड़की है अलीदा, वो अपनी टॉय कार को फर्श पर चलाती है, एक नॉर्मल फर्श पर चलाती है मार्बल फ्लोर पर, एक गीले मार्बल फ्लोर पर चलाती है, एक न्यूज़पेपर पर चलाती है और एक फिर टावल पर चलाती है उस कार को, टॉय कार को। तो अब हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे जो कम, मतलब जो सबसे कम फ्रिक्शन है वो कहाँ पर लगेगा, और मतलब धीरे धीरे बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। तो सबसे कम फ्रिक्शन है वो किस में लगेगा, वेट मार्बल फ्लोर पर लगेगा,
क्योंकि वो गीला होता है तो उसमें सबसे जो फ्रिक्शन है वो कम लगेगा। फिर क्या है, नॉर्मल मार्बल फ्लोर, नॉर्मल ड्राई मार्बल फ्लोर पर उससे थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। फिर न्यूज़पेपर है, वो भी उस पर भी ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, किसके कंपैरिजन में, ड्राई मार्बल फ्लोर के। और जो टावल है वो तो आपको पता ही कि उसका सरफेस है वो काफ़ी रफ होता है। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेट मार्बल फ्लोर, देन ड्राई मार्बल फ्लोर, देन न्यूज़पेपर एंड देन लास्ट में टावल। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देन ये आपका ये बुक मतलब बुक वर्क हो गया, अब हम नोटबुक वर्क पर आ गए हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, अ बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी कि एक डेस्क है स्टूडेंट्स, और उस पर क्या है, एक बुक रखी हुई है, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया, अपने डेस्क को टिल्ट कर दिया, और जो बुक है अब वो क्या आएगी, नीचे आएगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आने लग जाएगी। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा ऊपर की, मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कोशिश करेगा कि वो जो बुक है वो नीचे ना जाए, उसे ऊपर की तरफ डालने की कोशिश करेगा। तो वही हमने लिखना है, व्हेन द बुक केप्ट ऑन टिल्टेड डेस्क स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, a frictional force acts between the surface of the book and the surface of the desk. The direction of frictional force on the book will be opposite to the motion of the book, that is in upward direction. यानी कि इस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है। तो ये मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप ये बना लेना, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर एंड वाई। सो क्या है, आपने गलती से एक सरफ के पानी की, एक चिकने पानी की जो पानी की बकेट है, बाल्टी है, उसको आपने मार्बल फ्लोर पर गलती से वो आपसे गिर गई है। अब क्या होगा, आपके लिए उस पर चलना आसान होगा या मुश्किल होगा? तो ऑब्वियसली हमसे वो चलना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, जो फ्रिक्शनल है, जो मतलब जो सरफेस है आपके फुट का, और जो सरफेस है जो मार्बल का, उसके बीच में क्या भर जाएगा, पानी उसके बीच में भर जाएगा। तो क्या होगा, उससे फ्रिक्शन है वो कम लग जाएगा और आप है वो फिसल जाओगे, ठीक है। तो अब हमें वही लिखना है अब इसे। So it will be difficult to walk on the sloppy floor because when soapy water is spilled on the floor, the friction between the ground and feet is reduced. Due to the reduced friction, the feet will not get a proper grip on the floor. तो क्या होगा, जो पैर है वो फिसल जाएगा, ठीक है, और अच्छे से ग्रिप नहीं बनेगी। सो एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स, यानी कि जो स्पोर्ट्समैन की जो शूज़ होते हैं उनमें कांटे क्यों लगे होते हैं। अब कांटे कांटे वाले नहीं, वो उसी प्लास्टिक के जिस मटेरियल से वो बने होते हैं उसी के स्पाइक्स डाले होते हैं। जैसे कि ये शूज़ हैं, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी स्टूडेंट्स। सो ऐसा कुछ शूज़ होता होगा, मेरे से बन नहीं ही रहा है, लेकिन ऐसे उसके नीचे ना हल्के हल्के से कांटे निकले होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उससे क्या होता है, जो फ्लोर जिस मतलब वो खेलते हैं ना, जहाँ पर खेलते कूदते हैं भागते हैं, तो वहाँ पर क्या है, उससे जो फ्रिक्शन है वो अच्छी बनेगी और वो फिसलेंगे नहीं। सो स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स बिकॉज इट इंक्रीजेज द फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड। द शूज विद स्पाइक्स डू नॉट स्लिप वाइल दे प्ले और रन। ओके, देन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स and Sima has to push a heavier box on the same floor. Who will have to apply a larger force and why? यानी कि इकबाल को भी एक ही फर्श है, मतलब एक ही जो फ्लोर है उस पर एक इकबाल को एक बॉक्स को मतलब मूव करना है, और वो क्या है, एक छोटा बॉक्स है, हल्का बॉक्स है। वहीं सीमा को उसी सेम फ्लोर पर क्या करना है, एक भारी बॉक्स को मूव करना है। तो अब हमें बताना है कि किसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली सीमा को ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसे एक भारी बॉक्स को मतलब वो साइड करना है ना, मूव करना, इसीलिए। सो सीमा विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स बिकॉज शी हैज़ टू पुश हैवियर बॉक्स ऑन द फ्लोर. Heavier objects generate more frictional because friction depends on how two surfaces press together or
बिकॉज irregularities ऑफ द surface इन कॉन्टैक्ट आर प्रेस्ड हार्डर। सो मैंने ना इसमें आपके लिए स्टूडेंट्स दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, वो लाइन भी। तो कौन सी लाइन है देखो, बिकॉज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर, ये लिख सकते हो आप, या फिर ऐसे लिख सकते हो ओ बिकॉज द irregularities ऑफ द टू surfaces इन कॉन्टैक्ट आर प्रेस्ड हार्डर। तो आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, ये एक ही मीनिंग है लेकिन इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग अलग है, तो आपको जो इजी लगे आप वो लिख सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जो हैवियर जो बॉक्सेस होते हैं उन पर ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो इस बात पर भी डिपेंड होता है कि जो दो सरफेसेस हैं वो जो कांटेक्ट में है वो कितने हार्डली प्रेस हुए हुए हैं, ठीक है, या फिर उनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो कितनी हार्डर प्रेस हुई हुई हैं। तो एक ही चीज़ को दो तरह से लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमें वही बताना है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है। क्योंकि हमें पता है कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन वो तब लगता है जब एक जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में होता है, जब वो मोशन में नहीं होता है। तो एक ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है तो उसकी जो इरेगुलरिटीज होंगी वो अच्छे से कस के एकदम मतलब लॉक होती है। लेकिन वहीं जब हमारे क्या होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है, तब क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली मूव कर ही रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, उनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको इतना मौका नहीं मिल पाता, वो जल्दी जल्दी से निकल जाती हैं। तो इस वजह से जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो इसका आंसर देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज टू स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैव लेस टाइम टू गेट इंटरलॉक्ड अगेंस्ट ईच अदर सो दे गेट लेस फ्रिक्शन, यानी कि उनके पास दोनों की इंटरलॉकिंग में इंटरलॉक होने का टाइम है वो कम होता है, इसी वजह से उनका कम फ्रिक्शन लगता है। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 9। सो गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो, यानी कि हमें एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे हम बता पाएँ कि जो फ्रिक्शन है वो एक दोस्त भी है और एक दुश्मन भी है। तो किस तरह से वो फ्रिक्शन है वो दोस्त है और किस तरह से फ्रिक्शन है वो एक मतलब दुश्मन है। तो देखते हैं, पहले हम एडवांटेजेस लिखेंगे फ्रिक्शन के, या फिर आप कह लो फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड। सो पहला आपका है इट अलाउज अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड। आपको पता ही है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम ग्राउंड पर चल ही नहीं पाते, ठीक है, तो हमारा चल नहीं पाते तो कैसे कोई काम होता। सो ये फ्रिक्शन के बिना हम नहीं चल पाते क्योंकि हमारी जो ग्राउंड पर ग्रिप ही नहीं बन पाती। सो इट अलाउज अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड। आगे देखते हैं, दूसरा है इट अलाउज अस टू हैव ग्रिप एंड कैच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पकड़ पा रहे हैं वो हमारे हाथ में है, तो इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन है, ठीक है। आगे देखो, थर्ड है इट हेल्प्स अस टू राइट ऑन पेपर और ब्लैक बोर्ड, यानी कि आप जो पढ़ाई करते हो, आप जो पेन से पेंसिल से जो भी लिखते हो ना नोटबुक पे, वो भी सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही मतलब पॉसिबल है, ठीक है। तो आप देखो, क्या आप चल नहीं पाते तो कैसे काम चलता है ना, अगर आप किसी चीज़ को हाथ में पकड़ ही नहीं पाते तो कैसे काम चलता, या फिर अगर आप कहीं लिख ही नहीं पाते तो कैसे काम चलता। आगे हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो अब आप कहोगे कि अगर फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस है ही तो हम उसे ख़त्म कर देते हैं, फ्रिक्शन को रखते ही नहीं है। लेकिन नहीं, जो फ्रिक्शन है उसे हम कम भले ही कर सकते हैं लेकिन उसे काट हम कभी भी नहीं सकते क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और वैसे भी अगर फ्रिक्शन ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि इतने सारे एडवांटेजेस भी तो है ना उसके। आगे हम इसके थोड़ा डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सो इट कॉजेज वियर एंड टीयर, यानी कि ये चीज़ों को फाड़ देता है, उसे मतलब उसकी जो उसका जो चीज़ें हैं उन्हें घसा देता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक शूज़ है उसे बहुत देर तक, बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक लगातार वही पहनोगे तो उसके क्या होता है, जो सोल्स हैं वो क्या होते हैं, एकदम स्मूथ हो जाते हैं ना, उनके ऊपर जो मतलब जो कार्व्स होते हैं, कर्व्स होते हैं, मतलब जो थोड़े बहुत उभरे होते हैं वो नहीं रह पाते, इसीलिए क्या है, चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती है, फिर उन्हें नया खरीदना पड़ता है तो उन पर पैसे लगते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकंड है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच कॉजेज डैमेज टू द पार्ट्स ऑफ द मशीन, यानी कि क्या होता है, मशीन्स के जब पार्ट है वो मूव करते हैं ना, तब उनमें दोनों पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, उससे बिना बात की हीट प्रोड्यूस हो जाती है, उससे क्या होता है, हमारे जो पार्ट्स, मशीन्स के जो पार्ट हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं।
आगे देखो, इट स्लोज डाउन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि क्या है, कोई भी अगर चलती हुई बॉल है वो ऐसे ऐसे आ रही है, आराम से आ रही है, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाएगी, क्योंकि जो ग्राउंड और जो बॉल का जो सरफेस है उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो रोक देता है। ठीक है, इस वजह से जो चलती हुई चीज़ें हैं वो एक सर्टेन मतलब टाइम के बाद वो अपने आप ही रुक जाती हैं। आगे देखो, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स, यानी कि जब ऑब्जेक्ट्स है वो फ्लूइड्स में मूव करते हैं तब उनके पास स्पेशल शेप्स क्यों होनी चाहिए। सो फ्लूइड्स क्या होती हैं, तो फ्लूइड वो चीज़ें होती हैं जो कि मतलब जिनकी कोई शेप नहीं होती, जिस शेप में आप उन्हें डाल दो वो उसी शेप के हो जाते हैं। सो देखो आगे देखते हैं, मतलब इसका आंसर है जैसे कि पानी है और जो हवा है वो एक फ्लूइड्स की एग्जांपल है, ना तो हवा की कोई शेप होती है और ना ही कोई पानी की शेप होती है। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, when a body moves through a fluid on an opposing force acts on it which tries to oppose its motion through the fluid. This frictional force depends on the shape of the body. By giving objects a special shape, that is streamlined shape, the force of friction acting on it can be minimized, hence it becomes easier for the body to move through the fluid. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम फ्रिक्शन को जहाँ पर हमें नहीं चाहिए वहाँ हम फ्रिक्शन को कम भले ही कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसे हम हटा नहीं सकते। ठीक है, तो देखो, जब भी कोई चीज़ है जो फ्लूइड, कोई भी बॉडी है वो फ्लूइड की अंदर से जाती है, उसके साइड से जाती है, जैसे कि एयर हो गया या फिर आपका पानी हो गया, तो वो क्या है, वो दोनों है वो फ्रिक्शन लगाते हैं उस बॉडी पर ताकि जो बॉडी है वो उनके थ्रू मूव ना कर पाए। तो उससे क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट्स को थोड़ी स्ट्रीमलाइन शेप दे दें, यानी कि एक बूंद की सी शेप होती है जैसे पीछे से चौड़ा आगे आते आते पतला हो जाता है, जैसे कि अगर आपने, जैसे फिश होती है वो कैसी होती है, फिश ऐसी होती है ना, ऐसी करके, मतलब मेरे से बन ही नहीं रही, ऐसे करके ऐसे होती है ना, फिश में से बन नहीं रही। चलो गाइज, आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, जो फिश है वो आगे से ऐसी होती है, ऐसे आती है और ऐसे करके ऐसी होती है ना। ये एरोप्लेन बन गया स्टूडेंट्स, एरोप्लेन भी तो ऐसा ही होता है ना। ठीक है, ये आप चिड़िया मान लो, बहुत गंदी ड्राइंग है, बहुत गंदी। चलिए स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि जो चिड़िया है उसके आगे चोंच निकली होती है, वो भी आगे आगे आती पतली हो जाती है, और जो मछली है वो भी आगे आगे आती पतली हो जाती है। उसी तरह से जो हमारी शिप है वो भी आगे आगे पतली हो जाती है, उसकी चोंच होती है, और उसी तरह से एरोप्लेन की भी एक चोंच होती है। उससे क्या होता है, जो फ्रिक्शन उन पे लगता है ना वो कम हो जाता है और वो इजीली मूव कर पाती हैं फ्लूइड के थ्रू। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, ये आपके जो सारे क्वेश्चन आंसर्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।